नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को शेयर भी कर दिया करें और चैनल पर अच्छी कमेंट भी कर दिया करें। तो आइए साथियों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है कि जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है वे कौन से शब्द होते हैं। ठीक है, वे कौन से शब्द होते हैं? देखो, वे शब्द होते हैं, उन्हें बोलते हैं निरनुनासिक। अब देखो ऑप्शन दिया, जैसे अनुनासिक दिया। अनुनासिक क्या मतलब होता है? मुंह और नाक दोनों से, मुंह और नाक दोनों से बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? वो अनुनासिक होते हैं। और जो केवल मुख से बोले जाते हैं उन्हें हम निरनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक कौन सा है? देखो, विष्णु प्रभाकर द्वारा जो है रचित नाटक वो कौन सा है? वो है युगे युगे क्रांति। वो कौन सा है? युगे युगे क्रांति। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? तो देखो, यहाँ पर भ्रमित नहीं हो जाना क्योंकि यहाँ आत्मकथा भी दिया है। तो देखो, आत्मकथा जो है ना, वो जो विधा पूछी है, विधा, उसकी विधा कौन सी है, यानी उसका जो टाइटल है वो आत्मकथा था ना वो, लेकिन उसका जो अंदर का सिस्टम था उसमें क्या था? वो उपन्यास। ठीक है, वो क्या था? वो उपन्यास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदु इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जान दीन पर ने करहु कृपा मर्दन मयन। ठीक, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? देखो, छंद कौन सा है तो ये ढूंढना है। तो अब हम ये मात्राएं देखते हैं कि कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती है। देखो, दोहा जो होता है, दोहा में कितनी मात्राएं होती है? दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। रोला में क्या होता है? रोला में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। और सोरठा होता है, उसमें क्या होता है? 11 और 13 मात्राएं होती हैं। और जो बरबय होता है, बरबय में कितनी होती हैं? बरबय में होती हैं 12 और 7 मात्राएं होती हैं। तो देखते हैं अब क्या करते हैं। अब देखते हैं अपने मात्रा के आधार पर हम इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर इसे हम निरूपित करते हैं। तो देखो, अब देखो मात्राएं देखते हैं कि इसमें कितनी है। इसमें है देखो 2, इसमें देखो है 2, फिर 1, फिर 1, फिर देखो 2 है, फिर 1 है, फिर क्या है? फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। ठीक, फिर 2 है, फिर 2 है। इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट होते, यहाँ पे 1 है, ये देखो ये ऊ बना है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर क्या है? 1 है, देखो 1 है, 1 है, फिर 1 है, फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या? 2 है, फिर क्या है? 2 है, फिर 1, 1 और 1। ये हो गई मात्राएं। तो अब इनके जब गिनते हैं ना, जब इनको गिनते हैं तो आगे वाले में मिलेंगी 11 मात्रा और पीछे वाले में कितनी मिलेंगी? 13 मात्रा। तो 11 13 पे कौन सा होता है? सोरठा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोरठा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। देखो, जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विभाव। उन्हें क्या कहते हैं? विभाव। अब देखो, विभाव उन्हें कहते हैं। अब देखो, अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, जैसे शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, विभाव को जैसे तोड़ो तो वो क्या निकलता है? वी प्लस भाव। यही टूटेगा ना, वी प्लस भाव। तो वी का अर्थ क्या होता है? वी का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट। विशेष या विशिष्ट। और देखो, पूछा क्या गया था? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं। भाव तो भाव वही है ना, विशेष रूप से जो भावों को जो प्रकट करते हैं वो कौन से हो जाएंगे? वो विभाव हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सबसे कम तथा सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा नहीं होगा, यहाँ पे होगा बोली। यहाँ पे होगा बोली। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? बोली। बोली का जो क्रम है वो पहचानिए। तो देखो, सबसे ज़्यादा, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। तो देखो, सबसे कम बोली जाती है बघेली और सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? अवधी। सबसे कम बोली जाती है क्या? बघेली। और सबसे ज़्यादा बोली जाती है अवधी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है, रेखांकित। देखो, उत्ग्रीव जो है, उत्ग्रीव इसमें है रेखांकित शब्द, ये शब्द है यहाँ पे, वर्तनीय शुद्ध हो गई थी। शब्द की सही
वर्तनी चुने। देखो अब उद्ग्रीव, उद्ग्रीव का क्या होता है? अब उद्ग्रीव देखो हम इसे तोड़ते हैं तो क्या बन रहा है? अब देखना क्या बनता है, बनेगा उत प्लस ग्रीव, ठीक, उत प्लस ग्रीव। अब देखो ता का परिवर्तन किस में होता था? ता का परिवर्तन दा में होता था ना, तो उद उद ग्रीव, उद्ग्रीव बनेगा ना, उद्ग्रीव बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें पूछ दे कमेंट बॉक्स में आंसर की हम अपेक्षा करेंगे, ठीक है, इसमें कौन सी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस काव्य के कवि हरिऔध हैं? निम्न में से किस काव्य के कवि हरिऔध हैं? देखो इनका पूरा नाम था, वो था अयोध्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय हरिऔध, ठीक, हरिऔध इनका ये पूरा नाम था, ठीक है। तो इनकी जो वो रचना थी वो कौन सी? प्रिय प्रवास। इनका जो काव्य था वो कौन सा था? प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि देखो अब आ गया गद्यांश। गद्यानिक सच्चे वीर अपने प्रेम और जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, जबकि कभी इसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार छा गया है, ठीक। वीरता हमेशा निराली और नई होती है, वीरता जो है हमेशा नई और निराली और नई होती है। वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी पिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की जीवन चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर ही तहों में पहुंचे, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। तो देखो अब इसमें क्या क्वेश्चन का बन सकते हैं? क्वेश्चन देखो है कि इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक। देखो उपयुक्त जो शीर्षक होगा तो वो क्या होगा? देखो अब यहाँ पे बात किसकी कही गई है? यहाँ पे बात की गई है, वीरों की बात की गई। और वीर कैसे? वो भी देखो सच्चे वीर, यानी कि वीरता, यानी सच्ची वीरता की बात यहाँ पे ज्यादा की गई। तो शीर्षक क्या बन जाएगा? सच्ची वीरता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वीरता संकल्प संदेश क्या है? वीरता संकल्प संदेश क्या है? देखो अब ये क्या है कि उद्देश्य के लिए चढ़ाई पर चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। देखो लिखा है ना, जीवन में निवास करते, जीवन में चट्टान की तरह चढ़ते हैं। तो वीरता यही तो संदेश है ना, यही तो संदेश है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वीरों की देवदार के वृक्षों से तुलना की गई है क्योंकि दोनों अब देखो अब यहाँ पे क्या पढ़े थे हम लोग? यहाँ पे क्या? वृक्ष की भांति जीवन रूपी स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। तो देखो आंसर क्या होगा यहाँ पे? वीरों को देवदार के वृक्ष से तुलना की गई है, वृक्ष से तुलना की गई है, और क्योंकि ये दोनों स्वयं ही पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी या दूध पिलाए ही वो बड़े होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? वीरता का नहीं है। देखो ये पूछा वीरता का नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा? देखो दान तो होता है, सीधी सी बात, दान होता है, त्याग भी होता है, बहुत बड़ा त्याग होता है कि हम वीरता के लिए हम जा रहे हैं, ठीक, अपने घर परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, युद्ध के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ क्रोध एक अलग शब्द हो जाता है, क्रोध एक जो है वो अलग शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरता का एक विशेष लक्षण है, विशेष लक्षण क्या है? देखो अभी पढ़ा था, निराली और नई होती है। वीरता का एक लक्षण कौन सा होगा? नयापन, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है, ठीक, उग्रता गर्व हर्ष आदि है। तो वो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लालटेन शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो देखो लालटेन जो शब्द है वो है विदेशज शब्द, वो है विदेशज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश रासक के रचनाकार कौन है? तो वो है अब्दुल रहमान, ठीक है, अब्दुल रहमान है, ठीक है। और अब्दुल रहमान को कहीं पे इनका दूसरा नाम और क्या मिल जाता है? वो मिल जाता है अद्दमाड़। इनका दूसरा नाम क्या है? अद्दमाड़, ठीक है, ये याद रखना है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम धातु क्रिया पद का पद है, यानी कि नाम धातु क्रिया का पद है। ठीक है, नाम धातु जो क्रिया का पद है। अब देखो नाम धातु का जब विच्छेद करेंगे वो क्या बनेगा, नाम प्लस धातु। ठीक, अब नाम क्या है, नाम क्या है, वो है संज्ञा, और धातु धातु क्रिया विशेषण ये सब। ठीक, अब ये देखो कौन सा, यहाँ आंसर हो जाएगा लजाना, लजाना। ठीक, लजाना यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वह रेस में बहुत तेज दौड़ा में क्रिया विशेषण का पद। देखो दौड़ना, दौड़ना किसकी विशेषता बता रहे, यानी कि कैसा दौड़ रहा है वो, तेज। कैसा दौड़ रहा है वो, तेज। और तेज की विशेषता कौन बता रहा है, तेज की भी विशेषता कौन बता रहा है, वो बता रहा है बहुत, यानी कैसे दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो ये भी देखो विशेषण का पद है और ये भी विशेषण का पद है, तो 1 और 2 दोनों ही विशेषण के पद हो जाएंगे, यानी कि कौन सा हो जाएगा इसमें, ए और बी दोनों ही क्रिया विशेषण के पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो ये जो है नदम्ब नहीं नदम्बु है, यहाँ पे ये है नद्यम्बु। ठीक, नद्यम्बु ये पद नहीं है, यहाँ पे नद्यम्बु है। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो वो क्या बनेगा, नदी प्लस अम्बु, नदी प्लस अम्बु। ठीक है, नदी प्लस अम्बु बनेगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, वहाँ पे संधि होगी यड़ संधि। कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अकर्मक क्रिया का पद पहचानिए, अकर्मक क्रिया का। अब देखो अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए एक चीज याद रखें। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हम इसको बनाते हैं, इन्हें शब्दों को हम बनाते हैं। अब देखो हमने क्या, वह खा रहा, वह यानी कि वह खाना खाता है, यानी कि कुछ खा रहा है ना, कुछ खा रहा है, यानी कि वह पी रहा है, यानी कह दिया वह पी रहा है, तो क्या पी रहा, पानी पी रहा है। ठीक है, कुछ भी पी रहा। अब क्या कह दिया, वह गा रहा है, क्या गा रहा है, गाना गा रहा है। अब उसने कह दिया कि वह टहल रहा है, यानी कि क्या क्या प्रश्न करके हम इसको पहचान सकते हैं। अगर उसने कह दिया टहल रहा है, तो भैया क्या टहल रहा है, बताओ, कुछ निकला इसका अर्थ, वह टहल रहा है, यानी कि आंसर क्या निकला, नहीं। यानी कि हाँ और ना में जो आंसर निकले बस वो उत्तर होगा तो हमें निकलेगा, नहीं होगा तो ना में निकलेगा। अब यहाँ पे देखो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया पहचानो। अब यहाँ बोला है जैसे टहलना, तो क्या टहल रहे हैं, बताओ, कुछ टहल रहे हैं, नहीं टहल रहे ना, तो ये कैसा हो गया, ये एक अकर्मक क्रिया हो गई। तो ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उससे मेहनत नहीं, उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह असफल हुआ। देखो इसलिए शब्द इसमें लगा है, इसलिए लगा है, तो इसमें कौन से होगा, संयुक्त। ठीक, इसमें होगी संयुक्त वाक्य। ये कौन सा वाक्य होगा, ये संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपरिवार पद में प्रयुक्त समास। भाई साहब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें नोट डालो, सबसे पहले इसमें नोट डालो, नहीं तो देखो सपरिवार देख के ही अगर इसको देखो, इसको तोड़ते हैं तो क्या में टूटेगा, सा प्लस परिवार। ठीक, सा प्लस परिवार। जब ये टूटेगा तो तुम देख लोगे कि सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और उपसर्ग का प्रयोग प्राय अव्ययी भाव समास में होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज नोट में लिख लो, नोट में लिख लो कि जहां पर सा और स इन दोनों का पद में अगर प्रयोग हुआ है तो वहां पे सदैव बहुब्रीहि समास होगा, वहां पे सदैव बहुब्रीहि समास होगा। तो ये आज के बाद बिल्कुल भूलना नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। देखो हिंदी राजभाषा जो अधिनियम था वो कब पारित हुआ, वो 1963 में, 1963 में। ठीक है, अब आते कि 1967 जो है, 1967 जो दिया गया है, ये क्या हुआ था, यहाँ पे संशोधित, यहाँ पे संशोधित हिंदी राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अधिनियम पारित हुआ था 1967 में। संशोधित हिंदी राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था, जबकि हिंदी राजभाषा अधिनियम 1963 में ही पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रचना की दृष्टि से योग रूढ़ पद कौन सा है। तो देखो योग रूढ़ पद कौन सा है, अब यहाँ पे पूछा है कि योग रूढ़ पद कौन सा है। तो देखो योग रूढ़ की परिभाषा क्या होती है, योग रूढ़ की परिभाषा क्या होती है कि जिसके सार्थक खंड हो परंतु अर्थ विशेष दे, तो वहां पे कौन सा पद होगा, वहां पे योग रूढ़ का पद होगा, वहां पे योग रूढ़ का पद होगा। और एक चीज और देखना, जब हम अलंकार में रस में बस में जाते हैं ना,
क्या नाम और एक चीज और याद करो कि जब हम समास में जाते हैं तो सेम ही यही परिभाषा किसकी होती है, जिसके कोई भी यानी कि कोई भी पद प्रधान ना हो और एक विशेष अर्थ दे, यानी कि एक विशेष अर्थ दे, यानी कि कोई दूसरा ही पद यानी कि कोई अन्य पद जिसका प्रधान हो, तो वहां कौन सा समास होता था, वहां बहुब्रीहि समास होता था। तो अब आते हैं इसमें कि योग रूढ़ पद कौन सा है, तो देखो योग रूढ़ अब इसमें कि जिसके सार्थक खंड हो परंतु अर्थ विशेष दे, ठीक है, तो वही परिभाषा बनी जाके ना, तो अब इसमें ढूंढ लो बहुब्रीहि समास का कौन सा पद है, बस वही आंसर हमारा हो जाएगा। अब देख लो जैसे ये है पंकज, अब देखो पंकज है तो पंक प्लस जा, ठीक, पंक प्लस जा, तो पंक माने क्या होता है कीचड़, जा माने क्या होता है जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो अब देखो कीचड़ में जन्म तो देखो कीड़े मकोड़े भी लेते हैं, लेकिन इसका जो वो बनेगा ना, तो इसका जो विच्छेद का जब हम संधि करेंगे तो वो क्या बनती है, वो पंकज बनती है। तो पंकज पर्यायवाची किसका होता है, वो होता है कमल का, इसलिए इसका क्या होगा, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, और कमल यानी विशेष पद निकला ना अर्थात कमल, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंकज ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि श्रृंगार का समानार्थी, देखो यहाँ समानार्थी नहीं है, समानार्थक का तद्भव पूछा है, ठीक, श्रृंगार का तद्भव, तो देखो श्रृंगार का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, वो होता है श्रृंगार, श्रृंगार का तद्भव जो होता है वो होता है श्रृंगार, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कौड़ी का तत्सम पद निम्न में से होगा, देखो कौड़ी का जो तत्सम पद होगा वो होता है कपर्दिका, कौड़ी का तत्सम पद होता है कपर्दिका, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि कपर्दी शब्द का पर्यायवाची, कपर्दी शब्द का पर्यायवाची, तो देखो कपर्दी जो पर्यायवाची होता है वो होता है भगवान शिव का, भगवान शिव का पर्यायवाची होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, वीडियो का कंटेंट भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को शेयर जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भूलें ही ना। तो इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद।